हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से। और जैसा कि क्लास 9 का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स चल रहा था, जिसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, क्लोजन-नॉनसेंस एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स हम पढ़ चुके हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है वो जेम्स चैडविक के बारे में, ठीक है, कि न्यूट्रॉनों की जो खोज हुई थी। उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, आइसोटोप्स एंड एक बोर्स एटॉमिक मॉडल, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो जेम्स चैडविक का देखते हैं पहले। जेम्स चैडविक ने 1932 के अंदर क्या बताया था कि जो एटम्स होते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ एक नेगेटिव चार्ज, मतलब न्यूट्रल चार्ज होता है, ठीक है, कि वहां पे ये सब तो कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल चार्ज। इन 1932 जेम्स चैडविक proposed a postulate about the discovery of neutron। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। अकॉर्डिंग टू चैडविक, atomic nucleus contain a particle which have no charge on itself is called neutron। उसको नाम दिया था न्यूट्रॉन, ठीक है। इस बात की डिस्कवरी करने के बाद 1935 के अंदर इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज 1935 के अंदर। 1932 के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी न्यूट्रॉनों की, जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। क्या कहा था कि न्यूक्लियस के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एक ऐसा पार्टिकल पाया जाता है और उसको नाम क्या दिया था? न्यूट्रॉन। अब जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, अगर वो कंबाइंडली चल रहे हैं, एक दूसरे से कंबाइंड है, तो हम उनको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, उसको नाम दिया गया न्यूक्लियॉन्स। यानी जो न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन है, दोनों के मिक्सिंग से बने हुए पार्टिकल्स हैं, उनको क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियॉन्स नाम दिया गया, ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर जैसे हम पढ़ चुके हैं कि एटम्स के और बाद में स्प्लिट कर दिया गया था उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के अंदर। तो फर्स्ट पार्टिकल अपना इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, और थर्ड जो एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल, वो है न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को ई के द्वारा नोट किया जाता है, प्रोटॉन को पी के द्वारा और इनको एन के द्वारा। इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो चार्ज होता है, ये चार्ज हो गया, ये सिंबल हो गया नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब इनका जो एक्चुअल मास होता है,
एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 गुना 10⁻⁻28। ठीक, इन दोनों का जो एक्चुअल मास होता है वो सेम होता है 1.67 गुना 10⁻⁻24 और 1.767 गुना 10⁻⁻24। ठीक है, इनकी जो एक्चुअल पोजीशन होती है कहां पे होते हैं वो देख लेते हैं। ये अराउंड द न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है, ये इन द न्यूक्लियस और ये भी आपको इन द न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉनों पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉनों पे कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.11 गुना 10⁻⁻28, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो मास है 1.67 गुना 10⁻⁻24। इलेक्ट्रॉन की जो आपकी पोजीशन पाई जाएगी अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए नजर मिलेंगे, और जो पोजीशन होगी प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की वो होगी इन द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये सब क्या था अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसके बाद देखते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मोलिकुलर मास और मास नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसका एटॉमिक नंबर बोलेंगे। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है जेड के द्वारा। जेड के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। उसके बाद में जो मास नंबर होता है यानी एटॉमिक मास, वो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो क्या होगा आपका एटॉमिक मास। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है ए के द्वारा। डिनोटेड बाय ए, यानी इन दोनों के अंदर ध्यान रखना है कि जो एटॉमिक नंबर है उसको हम ए से डिनोट नहीं करेंगे, उसको हम जेड से करेंगे, और जो एटॉमिक मास है उसको ए से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कार्बन का है तो उसका एटॉमिक मास कितना होता है 12। ठीक है, तो 12 मतलब क्या है 6 प्रोटॉन प्लस में 6 न्यूट्रॉन, इक्वल टू 12 यूनिट। तो 12 यूनिट का आंसर क्या हुआ? एटॉमिक मास हुआ। अब किसी कंपाउंड के अंदर मान लो आपको ये पता करना है कि एटॉमिक नंबर होता कौन सा है और मास नंबर कौन सा होता है। जैसे कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, अगर नीचे दे रखा है आपको, ए का मतलब क्या है
एटॉमिक मास और z का मतलब क्या है एटॉमिक नंबर। यानी नीचे वाले जो होंगे वो आपको क्या होंगे एटॉमिक नंबर और ऊपर वाले जो क्वांटिटी होगी वो आपकी एटॉमिक मास। जैसे नाइट्रोजन के लिए लेते हैं तो ये उसका मास हो गया और ये उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो नीचे वाली क्वांटिटी आपकी जो z के द्वारा डिनोट की जा रही है वो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर होगी सॉरी, और ऊपर वाली जो क्वांटिटी होगी वो एटॉमिक मास होगी। ये इस बात का ध्यान रखेंगे आप। एटॉमिक नंबर होता क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द सेल या न्यूक्लियस, और एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे एटॉमिक मास। उसके बाद देखते हैं आगे अगला जो टॉपिक अपना नेल्स बोर का एटॉमिक मॉडल। नेल्स बोर के एटॉमिक मॉडल में नेल्स बोर ने ये बताया था कि एटम्स जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के कुछ एक एटम होते हैं, केवल उन्हीं को न्यूक्लियस के अंदर एंट्री दी जाती है, और उन्हीं स्पेशल टाइप के जो एटम्स होंगे उनको क्या नाम दिया गया था डिस्क्रीट एटम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल only special type of atom which is called discrete atom। स्पेशल टाइप के जो एटम है उनको क्या नाम दिया गया था डिस्क्रीट एटम। are allowed in the nucleus न्यूक्लियस के अंदर केवल इन्हीं एटम की एंट्री थी। ठीक है, दूसरा ये जो डिस्क्रीट एटम है ये किसी भी प्रकार की एनर्जी वहां पर रेडिएट नहीं करेंगे। ठीक है, these discrete atom never generate the radiant energy। यानी किसी प्रकार की एनर्जी वहां से प्रोड्यूस नहीं होगी आपकी। ये क्या थी नील्स बोर ने अपने कुछ दो एक पोस्टुलेट्स बताए थे। ठीक है, स्पेशल टाइप के एटम होंगे और स्पेशल टाइप के एटम को क्या नाम दिया गया था डिस्क्रीट एटम। डिस्क्रीट एटम किसी प्रकार की एनर्जी वहां प्रोड्यूस नहीं करेंगे। उसके बाद में अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके वैलेंसी न्यूक्लियस की या जो भी एटम वगैरह दे रखे हैं उनकी वैलेंसी क्या होगी। ठीक है, एनर्जी लेवल इसके अंदर क्या था, जैसे मान लो न्यूक्लियस अपना यहाँ भी न्यूक्लियस था और इसके अराउंड में क्या थी उनकी सेल्स थी। ठीक है, ये तो क्या था न्यूक्लियस था। उसके बाद जो फर्स्ट सेल थी उसको नाम दिया गया था के सेल, एल सेल, एम सेल और लास्ट जो थी वो आपकी एन सेल। यानी और भी चीजें चलते जाएंगे, या तो के एलिमेंट्स के द्वारा डिनोट किया जाता है या फिर तो काउंटिंग के द्वारा 1 2 3 4 के द्वारा हम उसको नोट कर सकते हैं। तो के के लिए जो नंबर ऑफ एन थे वो क्या था
यानी 1 फर्स्ट कक्षा, n इक्वल टू 2, थर्ड के लिए 3 और 4। अब किसी भी ऑर्बिट के अंदर, किसी भी कक्षा के अंदर मान लो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला डाला गया था, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in the cell और वो फॉर्मूला क्या था 2n², ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स। मान लो k सेल के लिए निकालना है तो k के लिए n की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 × 1² 2। l के लिए क्या है 2, n की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 × 2 8, m के लिए 18 और n के लिए 32। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए। उसके बाद में लास्ट सेल के अंदर आपके केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है तो हम कह सकते हैं कि वो ऑक्टेट कंप्लीट है। और 8 से कम है या 8 से ज्यादा, 8 से ज्यादा होने का मतलब नहीं है, 8 से अगर कम है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, ऑक्टेट अपना कंप्लीट नहीं है, उसको अपने इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसको क्या नाम दिया गया, वैलेंसी नाम दिया गया कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों का लॉस करना पड़ेगा, या इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, या फिर शेयर करना पड़ेगा। उसको क्या नाम दिया गया, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। Valence of electron to complete the octet either gain of electron, loss of electron और शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉनों की या तो आपको गेन करने की आवश्यकता है या उसको लॉस करने की आवश्यकता है। जैसे मैं 8 से ज्यादा गई सेल के अंदर 9 हो गए, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इनको क्या नाम दिया गया, वैलेंसी नाम दिया गया था। ठीक है। इसके बाद में अपना लास्ट टॉपिक है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स और आइसोबार। आइसोटोप्स क्या होंगे, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर होगा वो सेम होगा, लेकिन एटॉमिक जो मास होगा वो आपका डिफरेंट होगा। द एलिमेंट which have same atomic number but different atomic mass is called isotopes। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो हाइड्रोजन के 3 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, यानी 1H1 1H2 1H3। अब इनका क्या है, एटॉमिक नंबर सबका सेम है, ठीक है। एटॉमिक नंबर सबका सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है सबका। तो ये क्या हुए, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हुए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसी प्रकार से मान लो क्या है, कार्बन का है 6 कार्बन 12 है और 6 कार्बन 14 है। तो इनमें दोनों के एटॉमिक नंबर सेम,
और एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। क्लोरीन का है, ठीक है, 1735 और 1737, तो वो सब क्या है, आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स में दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, केमिकल जो फॉर्म होती है इनकी वो अलग होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है। सेम केमिकल प्रॉपर्टी but different physical। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी आपकी डिफरेंट होगी, ठीक। अब जो आइसोमर्स होते हैं आपके, आइसोमर्स क्या होंगे, इसका बिल्कुल उल्टा, यानी यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम थे तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएंगे और एटॉमिक मास क्या होगा, सेम होगा। द एलिमेंट which have same atomic mass but different atomic number, ठीक। एग्जाम्पल के लिए आइसोमर द एलिमेंट which have same atomic mass but different atomic number। एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम और आयरन, यानी 2040 और 1840। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, 40। इसी प्रकार आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, 18, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, 40। यानी एटॉमिक नंबर तो क्या है, डिफरेंट, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, सेम। वो क्या होंगे आपके आइसोबार्स होंगे। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग होगी। सेम फिजिकल प्रॉपर्टी but different chemical। ये था आपके आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। उसके बाद में एप्लीकेशंस हैं आइसोटोप्स की, दो तीन एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कहाँ आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं और कौन से आइसोटोप्स वहां पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। देखते हैं एक बार। एप्लीकेशन कोबाल्ट का जो आइसोटोप्स होता है उसका यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक। कैंसर के ट्रीटमेंट करने के लिए कोबाल्ट का जो आइसोटोप होगा उसका हम यूज करेंगे। कोबाल्ट आइसोटोप्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। उसके बाद में यूरेनियम का जो आइसोटोप्स होगा उसको एज ए फ्यूल यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर रिएक्शन वगैरह होती हैं जहाँ पे हीट बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर निकलती है, तो वहां जो फ्यूल यूज किया जाता है वो यूरेनियम के आइसोटोप्स का यूज किया जाता है। यूरेनियम आइसोटोप्स यूज एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर भट्टी में जो फ्यूल यूज किया जाएगा वो यूरेनियम के आइसोटोप यूज किया जाएगा। थर्ड जो एप्लीकेशन है आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन के जो आइसोटोप्स होते हैं उसका यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाइटर, ठीक है। गाइटर यानी घेंगा जो रोग होता है उसके इलाज के लिए आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन used in the treatment of goiter। goiter के इलाज में आयोडीन के आइसोटोप्स का यूज किया जाता है, ठीक है। चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है।
कुछ भी प्रॉब्लम्स रहती है, कहीं भी कोई भी डाउट होते हैं, आप लोग कमेंट में डालें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।